मुझे ऐसे स्वप्न आते हैं कि मैं डॉल्फिनों के साथ तैर रही हूँ। अचानक मैं उनकी आंखों से देखने लगती हूँ। कई बार कुछ चीजों का अनुभव करती हूँ कि जिनसे मैं कभी भी अवगत नहीं थी। हम प्रकाश के चमत्कार समुद्र में तैरते जा रहे हैं। यद्यपि पीछे घनघोर अंधकार के छूटने से एक प्रकार का भय भी है, परंतु मेरे स्वप्न का मात्र एक ही तर्क है कि प्रकाश ही हमें सुरक्षा प्रदान कर सकता है। You can see he was caught by the twinkle in his eye. She said, how much do you need me? How much do you need me? You stay with me till this ocean floor is dry. Forget about the words that say I'm the only one you love that way. Well, I guess we'll have to say goodbye. You said my love for you was right. I guess I'll see. I have to find a way to win you, dear. Just to let those fears of pressure on me. Now, how much do I need you? How much do I need you? I can't seem to find the words to make you stay. Remember all the things I said, that I love you till the day I'm dead. 'Cause I need you like this hole in my head. I need you like this hole in my head. हमारे जन्म के करोड़ों वर्षों पूर्व से ही डॉल्फिनें इस पानी में तैर रही हैं। ये भी हमारी ही तरह स्तनधारी हैं, तथापि ये समुद्र में बिल्कुल घर की तरह जीवन व्यतीत करती हैं। डॉल्फिन की 40 से अधिक प्रजातियां हैं जिन्होंने अपने को पृथ्वी के प्रत्येक समुद्र एवं हर बड़ी नदी के जल के अनुकूल बनाया है। पतली स्पिनर डॉल्फिनें हवाई के गर्म जल में रहना पसंद करती हैं। वहीं श्याम रंग की मोटी डॉल्फिनें अर्जेंटीना एवं न्यूजीलैंड के ठंडे जल में तैरना पसंद करती हैं। अमेजन नदी में पाई जाने वाली लंबी चोंच वाली गुलाबी रंग की डॉल्फिनें 15 करोड़ वर्षों से मीठे जल में रह रही हैं। बोतलनुमा नाक वाली डॉल्फिनें सबसे समझदार डॉल्फिनों में से एक मानी जाती हैं और इसीलिए इन्हें प्रशिक्षित करना सबसे सरल है। जी हाँ, इनकी आकृति के किसी भी अन्य जीव का मस्तिष्क न तो इनके समान बड़ा है और न ही इतना विकसित। हमारे सबसे पालतू पशु कुत्ते का भी नहीं। लूलू एवं चार्ली कैद करके रखी जाती हैं, लेकिन उन्हें खुले जल में प्रतिदिन छोड़ा जाता है और जब ये अपने प्रशिक्षक के संकेतों को समझकर दोष रहित प्रदर्शन करती हैं, तो उन्हें स्लोपी जो का मुंह चूमने को मिलता है। संकेत नहीं। हम किसी भी जंतु की बौद्धिक क्षमता की गणना नहीं कर सकते हैं, परंतु परीक्षण कहते हैं कि डॉल्फिन धरती की सबसे बुद्धिमान जंतुओं में से एक है अथवा उसके करीब है। डॉल्फिन को यहाँ सही संकेतों को चुनना है तथा अन्य सभी को निरस्त करना है। इस डॉल्फिन ने हजारों बार 27 सही उत्तर एक साथ दिए हैं। सबसे चतुर डॉल्फिनों में से एक ओरका सबसे बड़ी डॉल्फिन भी है। जब ये अपने 5 टन वजनी शरीर को आसानी के साथ हवा में ऊंचाई पर उछालती है, तो यह स्वतः ही आश्चर्यचकित कर देता है कि डॉल्फिन ये कैसे कर लेती है।
डॉल्फिनें भौतिकी के नियम का विरोध करती हैं। उन्हें इस ऊंचाई तक उछलना नहीं चाहिए और न ही उन्हें इतनी तीव्र गति से तैरना चाहिए जितनी तीव्र गति से वे तैरती हैं। टेरी विलियम डॉल्फिनों के शरीर विज्ञान का अध्ययन करती हैं। हम प्राइमों को ऑक्सीजन की खपत का अध्ययन करते हैं, जबकि वो ऑक्सीजन को भरी हुई कोशिका की तरफ धकेलता है। वो बहुत ही कम ऑक्सीजन का प्रयोग करके अत्यधिक शक्ति पैदा कर सकता है। प्राइमो उसी हवा में सांस लेता है जिसमें हम या आप लेते हैं। ये केवल हमसे इसमें बेहतर हैं, क्योंकि जब ये सांस लेने के लिए सतह पर आते हैं तो विस्तारित हवा 100 मील प्रति घंटा की गति से बाहर निकलती है। वह अंतर्जल में 8 मिनट तक रह सकता है तथा 500 फीट की गहराई तक गोता लगा सकता है। डॉल्फिन इसीलिए समुद्र के सबसे बेहतरीन तैराकों में से एक है। ये सबसे तेज मानव तैराकों से भी 5 गुना ज्यादा तेजी से तैरती हैं। इसका राज क्या है? टेरी डॉल्फिन की पूंछ का निरीक्षण कर रही है कि कहीं इसमें स्प्रिंग तो नहीं है, जैसा कि कंगारुओं के पैरों में पाया जाता है। स्प्रिंग जैसी शारीरिक संरचना ही डॉल्फिन की गति को तीव्र तथा इसे अन्य समुद्री जीवों से भी तेज बना सकती है, जो देखने में भी बहुत आसान प्रतीत होता है। उनकी अद्वितीय क्षमता एवं शक्ति ही डॉल्फिनों को उनके पर्यावरण के प्रति अनुकूल बनाती है। इसलिए इनकी शारीरिक संरचना 5 करोड़ वर्षों में अधिक परिवर्तित नहीं हुई है। शार्क हमेशा से ही डॉल्फिनों की दुश्मन रही है, लेकिन डॉल्फिन अब नए एवं बहुत ही खतरनाक दुश्मन का सामना कर रही हैं। हमें सैमुएल बुडे नाम के एक आदमी ने टूना नाव में अपने जीवन को खतरे में डालकर एक बहुत ही विचलित कर देने वाला वीडियो बनाया और उस समय करोड़ों डॉल्फिनें टूना जाल में फंसकर मर रही थीं। लोगों के प्रयासों से इन हत्याकांडों को रोका तो गया है, परंतु उससे पूर्व प्रशांत महासागर के पूर्वी ट्रॉपिकल क्षेत्र में 2/3 डॉल्फिनों की हत्या की जा चुकी थी। आज भी दुनिया भर में हजारों की संख्या में डॉल्फिनें मछलियों के जाल में फंसकर मर रही हैं। आज इनके लिए इससे भी बड़ा खतरा हम मनुष्यों द्वारा फैलाए गए प्रदूषण से है, जो डॉल्फिनों को निरंतर असुरक्षित कर रहा है बीमारियों से। 2 बहुत ही बीमार डॉल्फिनों को बचाया गया और उनका नाम हरकुलिस और हॉली रखा गया। कुछ बहुत ही समर्पित लोग अपने कई महीने की देखरेख में देंगे, जबकि डॉक्टर रैंडी वेल इनका अध्ययन करेंगे। निमोनिया एवं संक्रमण ने हॉली और हरकुलिस को कमजोर बना दिया, लेकिन इनके बीच के गहरे संबंध को नहीं तोड़ पाया। यहाँ तक कि जब वे चिकित्सीय परीक्षण के लिए भी अलग किए गए तो वे लगातार एक दूसरे को बुलाते रहे, जैसे कि वे एक दूसरे के प्रेमी प्रेमिका अथवा बहुत अच्छे मित्र हों। ये उनके लिए एक नई दुनिया है। उनका परीक्षण 1 घंटे तक चला और फिर भी हरकुलिस ने हॉली को पुकारना बंद नहीं किया। दोनों डॉल्फिनों के फेफड़े अब सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं और वे अब अच्छी तरह से खा रही हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि अगले कुछ हफ्तों में ठीक होने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। रैंडी वेल्स से वैज्ञानिक डॉल्फिनों के बारे में अधिक से अधिक अध्ययन कर उनकी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। हम जिसे नहीं समझते उसे बचा नहीं सकते। हवाई में डॉक्टर लू हरमैन डॉल्फिनों की बौद्धिक क्षमता का अध्ययन कर रहे हैं। उनका अध्ययन यह प्रदर्शित करता है कि डॉल्फिनें बहुत ही जल्दी सीख लेती हैं और संकेतों की कठिन से कठिन भाषा के प्रति प्रतिक्रिया भी करती हैं। चिंपांजी भी सांकेतिक भाषा को इतनी अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकते। जंगली डॉल्फिनें किस प्रकार संवाद करती हैं, कैथरीन डुडाजिन्स्की इस पर शोध कर रही हैं। ये मेरे लिए किसी पार्टी से कम नहीं है। डॉल्फिनों को मैं कभी नहीं छूती, परंतु यह प्रशिक्षित डॉल्फिनें मानव स्पर्श के प्रति अभ्यस्त हैं। डॉल्फिनों में खेल खेलने की दक्षता है और ये नए खेल आविष्कार भी कर लेती हैं। यह अत्यधिक विस्मित करने वाला है कि जब उन्हें अपनी छलांग लगाने के लिए कहा जाता है तो पानी के नीचे एक दूसरे से वार्तालाप करके योजना बनाती हैं, एक नए प्रकार की छलांग लगाने के पहले। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि डॉल्फिन बुद्धिमान और रचनात्मक होती हैं, लेकिन क्या वे शोक और हर्ष जैसी भावनाओं को भी महसूस करती हैं? क्या वे हम लोगों में से एक को मित्र बना सकती हैं?
ब्रिटिश वेस्ट इंडीज में जंगली जोजो नाम की बेतुलनुमा नाक वाली डॉल्फिन ने एक मानव के साथ असाधारण दोस्ती कर ली है। जोजो न तो किसी डॉल्फिन परिवार से है और न ही किसी सामाजिक समूह में रहा है। वह दुनिया के उन कुछ डॉल्फिनों में से एक है जो एक मानव के साथ संबंध बनाना चाहता है, मुख्यतः अपने मित्र जीव विज्ञानी डिन बर्नेल के साथ। वर्षों पहले जब कुछ पर्यटक तैरते हुए जोजो के भोजन क्षेत्र में चले गए तथा उसे छूने तथा परेशान करने की कोशिश करने लगे तो उसने आत्म सुरक्षा में उनके हाथ काटने शुरू कर दिए। एक रिसोर्ट के मालिक ने उसे पकड़कर कैद करना चाहा। डिन बर्नेल ने बीच में हस्तक्षेप किया और जोजो के आधिकारिक संरक्षक बन गए। मुझे जोजो के विश्वास को जीतने में महीनों लगे। प्रत्येक दिन तैरते तैरते हम थोड़ा थोड़ा नजदीक आए। अंततः हम अच्छे मित्र बन गए। हम 15 सालों से प्रत्येक दिन सनफिश जल शैल पर रोजाना मिलते। जोजो को मछली वाला खिलौना सबसे ज्यादा पसंद है जिसकी वो दीवानी है। उसकी दुनिया का अन्वेषण करते हुए जोजो और मैंने एक साथ बहुत समय बिताया है। पास के रिसोर्ट की कुछ नौकाएं जब डॉल्फिनों के भोजन क्षेत्र से गुजरती हैं तो बहुत सी डॉल्फिनों को बुरी तरह से घायल भी कर देती हैं। जोजो भी उनमें से एक है। एक डॉल्फिन प्रोपेलर की तेज ब्लेड के कारण मारी भी गई। जोजो के कुछ घाव तो बहुत ही घातक थे, परंतु डियोन ने उसे कम उथले पानी वाले स्थान पर लाकर उसके घाव की देखरेख की और एंटीबायोटिक्स की मदद से वह दोबारा स्वस्थ हो गई। यह दर्दनाक चिकित्सीय उपचार इनके बीच के गहरे संबंधों के बिना संभव नहीं था। कल मुझे 4 महीनों के लिए बहुत दूर जाना पड़ रहा है। काश मैं जोजो से बात कर यह आश्वस्त कर पाता कि मैं जल्दी ही तुमसे मिलने वापस आऊंगा। आप डियोन को इस ख्वाहिश के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते कि वह अपने इस जलीय मित्र से बात करना चाहता है, परंतु क्या हम कभी भी सीख पाएंगे कि डॉल्फिन किस प्रकार संवाद स्थापित करती हैं? इसे खोजने के लिए एक युवा वैज्ञानिक ने आगे आकर उनके स्वप्न को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए है, उस जगह पर जहां डॉल्फिनें स्वतंत्र होकर तैरती हैं। फ्लोरिडा के दक्षिणी किनारे पर छोटे छोटे द्वीपों के समूह को मिलाकर ही बहामा द्वीप बना है। वहां कैथलीन डुडजिंस्की के लिए रहना आसान है, साथ ही उन डॉल्फिनों का भी जिनका वे अध्ययन कर रही हैं। बस एक ही समस्या है कि ये एक तूफानी देश है। होप टाउन कैथलीन के लिए घर जैसा है क्योंकि वो यहाँ डॉल्फिनों के संवाद तथा उनके सामाजिक व्यवहार का अध्ययन कर रही हैं। मुझे यहाँ आते जाते तथा डॉल्फिनों पर शोध करते हुए लगभग 4 साल हो चुके हैं और अपने पड़ोसियों को जानते हुए भी। यहाँ बहामा में 1500 मील लंबी रीफ है। गहरे और छिछले जल का संयुक्त रूप से होना डॉल्फिनों के निवास के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। वह गहरे जल में अपना भोजन करती हैं तथा बालू वाले उथले साफ जल में आकर अपने समूह के साथ आराम करती हैं, जहां नीचे से आसानी से शार्क उन्हें अपना शिकार नहीं बना सकती है। मैं डॉल्फिन का संरक्षण बढ़ाती हूँ, पर मेरा सबसे मुख्य उद्देश्य है कि अटलांटिक द्वीप की स्पॉटेड डॉल्फिनों के संवाद स्थापित करने के स्वभाव पर अध्ययन करूँ। मेरे पास एक विशेष वीडियो है जिसमें 2 अंतर्जलीय माइक्रोफोन लगे हैं ताकि मैं छिपकर डॉल्फिनों की बातें सुन सकूं। और यहाँ पर 2 अंतर्जलीय माइक्रोफोन देख सकते हैं जो वास्तव में हाइड्रोफोन है। मेरे अध्ययन का एकमात्र उद्देश्य है, मैं आशा करती हूँ कि जो भी ज्ञान मैं अर्जित करूँ उसे इन प्राणियों को बचाने में प्रयोग कर सकूं। संयुक्त राज्य में जंगली डॉल्फिनों के साथ तैरना जुर्म है। यहाँ बहामा में मैं यह कभी नहीं भूलती कि मैं इनके निवास स्थान में प्रवेश कर रही हूँ, जो कि इनका घर है। जब भी मैं डॉल्फिनों के बीच पहुँचती हूँ
यह अनुभव मेरे हृदय की गति को बढ़ा देता है। यह अप्रत्याशित, करामाती तथा खूबसूरत है, फिर भी कितनी शक्तिशाली है। इनके संवाद का अध्ययन करने के लिए कैथलीन इनका वीडियो बनाती हैं तथा उनकी ध्वनि को रिकॉर्ड करती हैं। डॉल्फिन एक दूसरे से संवाद स्थापित करने के लिए विभिन्न स्वर समूहों का प्रयोग करती हैं। ची ची, चू चू, टिक टिक तथा सीटी की आवाज। कैथलीन व्यवहार और बोलचाल के बीच में एक समानता देखने के लिए प्रयत्न करती हैं। जब भी कोई दो युवा डॉल्फिन समीप आती हैं, तो वे टिक टिक स्वर निकालती है। जब तक वे मिल न जाए तब वहां दो विकल्प होते हैं, और जब वे एक दूसरे से अलग होती हैं तो जोर से ची ची की ध्वनि का प्रयोग करती हैं। परंतु जब दो युवा एक साथ मिलकर तैरते हैं तो वे शायद ही कोई ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ऐसा क्यों होता है? कैथलीन इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। मेरी दोस्त फ्रेकल्स की तरह डॉल्फिन कभी कभार अपना मुंह हिलाती है। ये मुख्य रूप से पेट बोले होते हैं। ये जानने के लिए कि कौन ध्वनि उत्पन्न कर रही है, कैथलीन अपने नए माइक्रोफोन को 3 फुट की दूरी पर स्थापित करती हैं ताकि वह त्रिभुवन स्वर को सुन सकें। डॉल्फिनें बोल रही हैं। उसके लिए यह दृश्य संकेत है। ये बुलबुलों की धारा या बबल स्ट्रीम कहलाती है। अक्सर सीटी के साथ बबल स्ट्रीम निकलती है। अपने नई वीडियो का प्रयोग करके भी कैथलीन के लिए इन समूहों का पता लगाना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि वे व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होकर आते और जाते हैं। कैथलीन ने 125 डॉल्फिनों को उनकी उम्र एवं लिंग के आधार पर श्रेणीबद्ध किया है तथा प्रत्येक को नाम एवं एक संख्या भी दी है। डॉल्फिन संभवतः हमारे बाद दूसरी जीव है जो एक दूसरे को उनके नाम से पुकारती हैं। डॉल्फिनों का जिनका मैंने अध्ययन किया है, ये खोजकर मुझे आश्चर्य हुआ कि मादा डॉल्फिनें नर डॉल्फिनों की अपेक्षा तिगुना अधिक तेजी से बोलती हैं। ऐसा क्यों? एक माँ की तरह वयस्क मादा डॉल्फिनें भी अपने उछलने कूदने वाले युवा बच्चों को एक समूह में रहने के लिए निर्देश देने तथा उन्हें जीवित रहने के गुण सिखाने के लिए स्वर निकालती हैं। मेघान 34, फ्रेकल्स 78 और कैश पालिया। अधिकांश डॉल्फिनें समूह में रहकर ज्यादा आवाज करती हैं, इसलिए मैं भी यह जानकर काफी आश्चर्यचकित हूँ कि यह स्पॉटेड डॉल्फिन नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि क्या यहाँ पर जल की असाधारण शुद्धता तो इसका प्रमुख कारण नहीं है। शायद जो डॉल्फिनें एक दूसरे को साफ तौर पर देख सकती हैं, वे एक दूसरे के साथ घूमकर तथा छूकर अच्छी तरह से संवाद स्थापित कर सकती हैं। तट पर पहुंचने तक ये सोचने के लिए अच्छा है। मैं होप टॉप को पसंद करती हूँ, लेकिन यहाँ भी मैं हमेशा डॉल्फिनों के बारे में ही सोचती रहती हूँ। जब मैं गलियों में लोगों को देखती हूँ तो मन की आंखों से मैं डॉल्फिनों को देख रही होती हूँ। प्रत्येक मनुष्य का हाव भाव एवं व्यवहार मुझे उन सब की याद दिलाता है जो कुछ भी मैंने जल के भीतर देखा है। डॉल्फिन की तरह हम भी संवाद स्थापित करने के लिए मात्र ध्वनि पर ही निर्भर नहीं रहते हैं। हम भी संकेतों, हाव भाव एवं नृत्य के एक भरपूर शब्दकोश का प्रयोग करते हैं, और शायद इससे हम भी डॉल्फिनों से कुछ ज्यादा अलग नहीं है। जैसे यहाँ पर मैं एक अभिवादन की भाषा देखती हूँ, अंश पंख की एक रगड़ एवं अलग होते हुए कुछ ची ची। कैथलीन के सहकर्मी अलेक्जेंड्रो डिसिबिडो डॉल्फिन के खानपान एवं व्यवहार के विशेषज्ञ हैं। ये लोग मिलकर इस विषय पर कार्य कर रहे हैं कि डॉल्फिन जब खाती हैं तब वे किस प्रकार संवाद करती हैं। मैं जब अपने वीडियो को पीछे की तरफ चलाती हूँ तो आवाज को धीमा कर देती हूँ और उसका विश्लेषण करती हूँ, और यह आश्चर्यजनक है।
कि जो स्वर हमारे लिए मात्र एक चू चू की ध्वनि है, दरअसल वो कई प्रकार के संकेतों से मिलकर बना है। डॉल्फिन सूचनाओं को कंप्यूटर की तरह संकलित कर सकती है और संकेतों को तीव्र गति से पढ़ सकती है। डॉल्फिन समान ध्वनि को एक के पैटर्न में दोहराती है, बिल्कुल मानवों की भाषा के समान। जब मैंने एक पैटर्न की खोज की तो मैं बहुत ही खुश हुई, लेकिन बस अब इसे निश्चित करने के लिए मुझे कुछ और आंकड़ों की आवश्यकता होगी, अगर हम डॉल्फिनों को खोज सके तो। कैथरीन, मैंने अवेको को दक्षिणी तट पर एक पोस्ट को देखा है। धन्यवाद जॉर्ज, रिपोर्ट तक एक सुरक्षित उड़ान के लिए। डॉल्फिन का एक समूह एक दिन में 50 मील तक की यात्रा कर सकता है, इसलिए कैथरीन के लिए सबसे कठिन कार्य है इन्हें खोजना। सभी उच्चारणों का उद्देश्य संचारण नहीं है। कुछ खटखटानी ध्वनियां डॉल्फिनों को सोनार नामक प्रतिध्वनि निर्धारण यंत्र की तरह का प्रयोग करके सूक्ष्मता से छुपी हुई वस्तुओं का पता लगाने में मदद करती हैं। डॉल्फिन भोजन खोजने के लिए प्रतिध्वनित करती हैं। डॉल्फिन सोनार का अध्ययन करने के लिए मैं अपने नए क्लिक संसूचक का प्रयोग करूंगी, जो कि बहुत अत्यधिक तारता की स्पष्टता को अंकित कर सकता है। परभक्षियों से बचने के लिए छोटी मछलियां और क्रस्टेशियंस अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए रेत में घुस जाती हैं, लेकिन डॉल्फिन सीधे उन्हीं के पास जाती हैं मानो वे रेत के बीच से देख सकती हैं और वास्तव में देख सकती हैं। जब डॉल्फिन क्लिक ध्वनि को प्रेषित करती है तो वे टकरा के लौटती हैं और डॉल्फिनों को देती हैं हम सभी से एक मानसिक दृश्य, मानो वो ठोस वस्तुओं को बेच रही हैं, एक्सरे की तरह। मात्र प्रतिध्वनि निर्धारण ही डॉल्फिन की हम सबसे श्रेष्ठता नहीं है। उनके दोनों नेत्र गोलक एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर घूमते हैं। वे एक आंख से सीधे पीछे देख सकती हैं और दूसरे से सीधे ऊपर। सोते समय डॉल्फिन अपनी एक आंख बंद करती है, जिससे कि मस्तिष्क का आधा हिस्सा ही आराम करता है और दूसरी आंख शार्क जैसे परिभक्षियों को देखने के लिए खुली रहती है। सभी डॉल्फिनों के संचार के लिए स्पर्श ही प्रारंभिक साधन है। त्वचा संवेदनशीलता प्रयोग के द्वारा हम जानते हैं कि डॉल्फिन हल्की थपथपाहट भी महसूस कर सकती है। अंश पंख को हल्के से रगड़ना प्रेम का एक हाव भाव है, जिसे मैं बार बार देखती हूँ। लेकिन डॉल्फिन केवल शांति और प्रेम का नाम नहीं है। कभी कभी वयस्क पुरुष शिशंकों और युवा डॉल्फिनों को मार डालते हैं। फ्रेकल्स के पीछे के फन पर 2 चोट के चिन्ह हैं, जहां उसे किसी अन्य डॉल्फिन ने काट लिया था। वे अपनी पूंछ से जोरदार पाद प्रहार कर सकती हैं। दर्जनों लोग डॉल्फिन के द्वारा काटे गए हैं तथा गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अगर डॉल्फिन अपने जबड़े खींचते हुए आक्रामकता से आपकी ओर बढ़े तो आप पीछे हो जाएं। ये अति आक्रमणशील और सख्त है, लेकिन इसके साथ इनमें असंदिग्ध कोमलता भी है। निर्वाह करने के लिए डॉल्फिन को आने वाली पीढ़ी से देखभाल और सहायता चाहिए, क्योंकि जब डॉल्फिन कभी कभी खेलती है या एक दूसरे से युद्ध करती है, तब वे चीख वाली ध्वनि निकालती है, वैक वैक की तरह।
मित्रों, अब मैं आप लोगों को कुछ वीडियो दिखाने जा रही हूँ, ठीक है? क्या आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं? अच्छा, ठीक है। डॉल्फिन को गोताखोरी करना अच्छा लगता है, लेकिन ये एकमात्र और पहली बार है जिसे हमने वीडियो में उतारा है। दक्षिण अफ्रीका में 2 पैरों वाले सर्फर की प्रतियोगिता में डॉल्फिन ने हस्तक्षेप किया। वे वास्तव में लहरों पर तैरना जानती है। तो यह है डॉल्फिन का जन्म। उनकी पूंछ पहले निकलती है। वे वैसे ही वायु शोषण करती हैं जैसा कि हम करते हैं। ऐसा होते हुए देखिए, ओह शिशु को देखिए, और वो सीधे सतह पर सांस लेने जाता है और अपनी प्रथम वायु श्वास लेता है। अगर डॉल्फिन को जीवित रहना है तो इन बच्चों को उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। जिन जानवरों को अलेक्जेंड्रो और मैं प्रेम करते हैं उनसे जुड़ना होगा। अच्छा, तो इसे घूरने वाली डॉल्फिन कहते हैं क्योंकि ये ऊंचे बास्केटबॉल के छल्ले से भी ऊंची छलांग लगा सकती है। डॉल्फिन के भारण व्यवहार के प्रति अलेक्जेंड्रो का अनुराग है। और तब वे जाती हैं और भी क्रियाशील हो रही हैं और अधिक क्रियाशील रहती हैं जब तक कि वे सभी जाने के लिए और भोजन करने के लिए तैयार नहीं हो जाती। अलेक्जेंड्रो और कैथलीन क्रिसमस की छुट्टियों में अर्जेंटीना में उनके भोजन ग्रहण करने की आदतों पर शोध करने जाते हैं। दक्षिण अमेरिका का तट हजारों और हजारों कलाबाज शामिल डॉल्फिनों का निवास है। अलेक्जेंड्रो और कैथलीन अपने पूर्व प्रोफेसर बर्न वर्सिक से मिलेंगे, जिन्होंने 20 वर्ष पहले यहाँ अपना शोध कार्य किया था। उनका विशेष अनुसंधान अनुमति पत्र वैज्ञानिकों को डॉल्फिन के करीब जाने के लिए अनुमति देता है। कैथलीन उनकी वाक संकेतों का अभिलेख करेंगी और जबकि अलेक्जेंड्रो उनके भोजन ग्रहण करने के कौशल का अध्ययन करेंगे। अच्छा, ये पिरोटो पिरामिड है। प्रोफेसर वर्सिक सदा कहते हैं कि यह एक अश्व कस्बा था। वे पर्याप्त शाब्दिक हैं। प्रत्येक प्रातः भूखी उदासीन डॉल्फिनों का एक छोटा समूह खाड़ी में गश्त लगाता है तथा मछलियों के समूह को खाने के लिए खोजता है। मैं वहाँ कुछ देख सकता हूँ। डॉल्फिन शीघ्रता से लंबे समतल में छलांग मार रही है, जैसा कि बहुत सालों पहले प्रोफेसर वर्सिक ने देखा था। वे वायु में तेजी से गति करती हैं, जो पानी से 800 गुना कम सघन है। और नीचे मृदुपक्षा छलांग थी। एक नीची छलांग। हाँ, जैसे हम डुबकी लगाते हैं, मैं कुछ शामिल डॉल्फिनों को मछलियों के छोटे समूह को खाते देखता हूँ, लेकिन बड़े समूह के लिए यह पर्याप्त भोजन नहीं है। मछलियों के एक बड़े समूह को बैकबॉल या चारा कहते हैं। और वो क्या है जिसे डॉल्फिन शायद यहीं कहीं पर उनका भोजन कर रही है, लेकिन कहाँ? अर्जेंटीना के एक शोधकर्ता डॉल्फिन को खोजते हैं और उन्हें एक स्थान पर में कुछ प्रतिक्रिया होती है। प्रोफेसर वर्सिक ने पाया कि डॉल्फिन गश्त करते समय एक विशेष उद्देश्य से छलांग लगाती हैं। जब वे वायु में ऊंचाई पे होती हैं, तब वे 5 मील तक देख सकती हैं और दूसरी डॉल्फिनों से संकेत प्राप्त कर सकती हैं। हमारी सोच है कि डॉल्फिन ऊंची छलांग इसलिए लगाती है जिससे कि वे छोटी मछलियों के टुकड़ों को खाते हुए चिड़ियों के समूह को देख सकें। शामिल डॉल्फिनों के कुछ समूह खाते हुए चिड़ियों की ओर खाने के लिए भागते हैं। उनकी उच्च वाक पुकार दूसरी डॉल्फिनों को शिकार के लिए आकर्षित करने के लिए हो सकती है। सामुद्रिक प्राण समुद्र का जैसे कुछ दिखते हैं। दृश्य में पहली डॉल्फिन मैट बॉल चारे के नीचे गति करती है और उससे सतह पे ले जाती है तथा नीचे के सभी मार्गों को पकड़ देती है। डॉल्फिन चारे के समूह को गिरती है जैसा कि घुड़सवार अपने पशुओं को गिरता है। यीपी-काई-यो चीख के बजाय वे बुलबुला फूकती है जिससे कि मछलियां भयभीत हो जाती हैं और बैट बॉल को साथ में रखती हैं। आज हम पहली बार अंतर्जलीय वीडियो में इस क्रिया को स्टीरियो ध्वनि के साथ शूट कर रहे हैं। शायद ये हमारे मुख्य प्रश्न का उत्तर दे पाए। हम जानते हैं कि जब बहुत सारी डॉल्फिन बैट बॉल को खाती है तो वे अपनी बारी के लिए चक्कर लगाती हैं, लेकिन क्यों? और समूह कैसे किसी एक डॉल्फिन को सूचित करता है कि अब उसके खाने की बारी है? अगर सभी एक ही साथ खाएंगी तो चारे का समूह टूट जाएगा
और मछलियां तैर कर दूर चली जाएंगी। बारी बारी से खाने का उन्हें ज्यादा से ज्यादा खाने को मिलता है। जब डॉल्फिन बेसबॉल में प्रवेश करती है तो उस समय उनकी प्रतिध्वनि निर्धारित क्रिक सबसे तेज होती है। क्या यह वही वाक संकेत है जिसकी हम खोज कर रहे हैं? इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें आज के वीडियो के हर फ्रेम को बार बार महीनों तक देखना पड़ेगा। श्यामल डॉल्फिनों के समूह संग में आके खाते हैं और खाने के बाद मस्ती करते हैं। अंत में मेरे सिद्धांत को परखने का एक मौका मिला। इस घने जल में स्पॉटेड डॉल्फिनों की अपेक्षा इस श्यामल समूह को बहामास के स्वच्छ जल में अधिक ध्वनि करनी चाहिए। डॉल्फिन जोड़ा बनाने में दक्ष होती हैं। नर उल्टा होकर मादा के नीचे तैरता है। आपकी पलक झपकी और आपने खो दिया। आज श्यामल समूह स्पॉटेड डॉल्फिनों की अपेक्षा अत्यधिक वाक करते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि उनमें सामाजिकता आ गई है। इससे यह सिद्ध होता है कि जल की स्वच्छता डॉल्फिनों की ध्वनि को प्रभावित करती है। श्यामल बॉल के साथ नृत्य करने के बाद मुझे अर्जेंटीना छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन संचार के लिए नृत्य के प्रयोग ने मुझे एक विचार दिया है। इसके अलावा मैं फ्रेकल्स को याद करूंगी। भले ही श्यामल समूह अटलांटिक के स्पॉटेड से भी ज्यादा ध्वनि करते हैं, नृत्य का विचार दोनों में समान है। डॉल्फिन की शारीरिक भाषा के अन्वेषण की उत्सुकता से मैं आश्चर्यचकित हूँ कि तब क्या होगा अगर मैं संपूर्ण अलग मार्ग में उनके समीप गई। मुझे आश्चर्य होगा यदि स्कूटर की चाल मुझे अनुमति दे कि मैं एक प्रेक्षक की भांति नहीं बल्कि एक प्रतियोगी की भांति उनके नृत्य में भाग ले सकूं। कभी कभी डॉल्फिन अपने आप को मेरे सामने ऐसी अवस्था में रखती है जैसे कि वो मुझे फुसलाना चाहती है। पहले मैं अपने सहभागी का अनुसरण करते हुए नर्तकी थी और बाद में नेतृत्व कर रही हूँ। वे नए तरीके और ज्यादा समीप से मुझे प्रभावित कर रही थी। मैंने पाया कि इन डॉल्फिनों के बीच अधिकांश बातचीत बिना बोले होती है। यह एक भाषण से ज्यादा नृत्य एवं गायन के करीब है। स्कूटर ने मुझे इसका प्रथम अनुभव कराया। पहली बार मैंने महसूस किया कि मैं उनके नृत्य का ही भाग थी, जो डॉल्फिनों के बीच संचार का मूल माध्यम है। वाह, क्या तुमने देखा? क्या विस्मयकारी था। मैंने जो यहाँ देखा है वो उससे अद्भुत था। वे मेरे चारों ओर थे और आप देख सकते हैं कि आप ही उसी समूह का एक हिस्सा है। यह बिल्कुल अविश्वसनीय था। सबसे पहले मैंने वाक संकेतों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। आखिरकार मैं मानव हूँ और हमारे लिए भाषा ही सब कुछ है। हमारे लिए, लेकिन मैंने अब बहुत सारे आविष्कार किए हैं। जब से मैंने संचार के उन उपकरणों को शामिल किया है जिसे डॉल्फिन वाक पटुता से मुद्रता, संकेत और स्पर्श में प्रयोग करती है। कैथलीन के लिए प्रदर्शन और शारीरिक भाषा महत्वपूर्ण है और वही डीन बर्नर और जोजो डॉल्फिन की मित्रता का केंद्र भी है। 4 महीने के बाद ब्रिटिश वेस्ट इंडीज से डियोन अपने घर आ रहे हैं। चूंकि डीन सबसे लंबे समय के लिए गया था और वो पूर्वानुमान भी नहीं लगा सकता कि जोजो उसकी गैरहाजिरी में कैसे प्रतिक्रिया करेगा।
वह असलियत में नहीं जानता कि डॉल्फिन को कहां ढूंढे, लेकिन उसे अनुमान है। बहुत साल के बाद डीन जोजो को देखने के लिए सनफिश खाड़ी के पास तैरता रहा है। जब डीन ने पहली बार उसे पकड़ा तब जोजो ने उससे दूरी बना दी थी। डॉल्फिन डीन से परायापन जताती है। क्या जोजो का मनपसंद खिलौना मछली उसके इस ठंडे या रूखे बर्ताव को तोड़ पाएगा? निश्चय ही। बहुत पहले से वो पुरानी चतुराई दिखाने लगी। बुलबुलों के रिंग ही मेरी ये कहने का तरीका है कि जोजो, मैं तुम्हें देखकर खुश हूं। आप कभी भी निश्चित नहीं हो सकते कि जंगली जानवर क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके साथ ये भी जानता हूं कि जोजो मुझे नहीं छोड़ेगा। कुछ वर्ष पहले एक हथौड़े जैसे सिर वाली शार्क मेरे करीब आ रही थी। जैसे ही जोजो ने देखा कि मैं खतरे में हूं, वो जल्दी से मेरे और शार्क के मध्य में आ गया। फिर वो हथौड़ी वाली सिर की पुजिका को ढकेलने लगा और शार्क को समुद्र तल के नीचे तक ले गया। जोजो ने डीन को हथौड़े जैसे सिर वाली शार्क से नहीं बचाया होता अगर वह उससे दृढ़ संवेदना से जुड़ा न होता। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि उनके मध्य बहुत सच्चा बंधन है। जोजो के साथ बहुत साल बिताने के बाद भी हमारे बीच एक सीमा है जिसे हम बाहर नहीं आ सकते। हम लोग एक दूसरे की भाषा नहीं बोल पाते। मेरे बगल रिंग एक मित्रपूर्ण अभिवादन है, पर क्या वो वास्तव में ये संदेश समझ जाता है? मैं दुनिया में अपनी कमाई का सब कुछ दे सकता हूँ सिर्फ जोजो के साथ 1 घंटा उसी की भाषा में बात करने के लिए और उसकी चेतना को समझने के लिए, साथ ही उसके दिल और आत्मा को समझाने के लिए। इसी बीच मैं सिर्फ बुलबुलों के रिंग को छोड़ता हूं। अलेक्जेंड्रो और मैं तथा हमारे जैसे और भी लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन डॉल्फिनों को समर्पित कर दिया है। मैं इन जानवरों से प्रेम करती हूँ, पूरे दिल से विश्वास करती हूँ कि ये सब केवल मानव के बदलते ज्ञान के प्रकाश से विश्वास करती हूँ कि ये सब अत्यधिक बुद्धिमान, उच्च स्तर की सामाजिक अंतहीन मस्तीखोर हैं, पर आपस में लड़ते भी हैं। संक्षेप में, अगर हम समुद्र में रहते तो डॉल्फिन प्राणी ही बनते। हम उनसे पूछना चाहते कि वे क्या पसंद करती हैं। हम बस ये कहना चाहते हैं कि आओ हम सब मिलकर इस अंधकार को प्रकाशमान करें और एक ऐसे समुद्र का निर्माण करें जिसमें सभी जीव मुक्त रूप से तैर सकें।